पूरी दुनिया की नजरें ब्राजील के बेलेम शहर पर हैं, जहां दुनिया के कई देश जुटे हैं COP30 में, यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में। ये वही वार्षिक बैठक है जहां देश जलवायु से निपटने के रास्ते खोजते हैं। लेकिन इस बार सम्मेलन इसलिए ऐतिहासिक है क्योंकि हालात पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक हो चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट कहती है कि 2025 अब तक के इतिहास का दूसरा या तीसरा सबसे गर्म साल हो सकता है, यानी हमने धरती को उसकी सहने की सीमा तक पहुंचा दिया है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने उद्घाटन भाषण में साफ कहा कि हम 1.5 डिग्री तापमान लक्ष्य को बचाने में असफल रहे। ये हमारी नैतिक विफलता है और वो गलत नहीं है। कहीं बर्फ पिघल रही है, कहीं जंगल जल रहे हैं, कहीं नदियां सूख रही हैं। दुनिया के कई देश अब भी आर्थिक स्वार्थ के चलते पर्यावरणीय प्रतिबद्धताओं को नजरअंदाज कर रहे हैं, जबकि भारत और चीन जैसे देश हरित ऊर्जा को बढ़ावा देकर उम्मीद की किरण बने हुए हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जब धरती की हालत इतनी बिगड़ चुकी है, तब क्या कुछ देशों के प्रयास इस वैश्विक संकट को रोकने के लिए पर्याप्त होंगे? सबसे पहले अपने शहर दिल्ली की बात करें, जहां सर्दियां शुरू होते ही हवा एक बार फिर जहर बन चुकी है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार पहुंच चुका है। आसमान पर धुंध की मोटी परत छा गई है और करोड़ों लोग जिन्हें सुबह उठते ही सबसे पहले हवा नहीं धुआं मिलता है। एक ताजा सर्वे कहता है कि दिल्ली में रहने वाले हर 10 में से 4 लोग अब ये शहर छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ रहना अब उनके लिए सांस की सजा बन गया है। सोचिए, जो शहर कभी अवसरों और उम्मीदों का प्रतीक था, वो अब डर और दमघोटू हवा का पर्याय बन गया है। और ये सिर्फ दिल्ली की कहानी नहीं है, यही हाल बीजिंग, काहिरा और तेहरान जैसे शहरों का भी है। जहां पहले भीड़ थी, वहां अब धुआं है। जहां जीवन की रफ्तार थी, वहां अब सांसें भारी हैं। मतलब धरती के शहर दम तोड़ रहे हैं और इंसान फिर भी जाग नहीं रहा। अब तेहरान की बात करें, ईरान की राजधानी जहां करीब 1 करोड़ लोग रहते हैं, आज दुनिया के सबसे गंभीर जल संकट से जूझ रही है। वहां बारिश नहीं हुई, जमीन सूख गई और जलाशय लगभग खत्म हो चुके हैं। करज और लातियान जैसे प्रमुख बांध अब अपनी क्षमता से सिर्फ 10% ही बचे हैं। राष्ट्रपति मसूद पेजेशियन ने खुद चेतावनी दी है कि अगर साल के अंत तक बारिश नहीं हुई तो हमें तेहरान को खाली करना पड़ेगा। सोचिए, एक देश की राजधानी को सूखे के कारण खाली करना पड़ेगा। ये सिर्फ पर्यावरणीय संकट नहीं है, बल्कि मानव सभ्यता के अस्तित्व पर ही बहुत बड़ा सवाल है। स्थानीय मीडिया बताती है कि इस साल बारिश में 92% की कमी आई है। पानी की सप्लाई बंद हो गई है और लोग बोतल बंद पानी से शौचालय चला रहे हैं। महिला घरों में बाल्टियों में पानी जमा कर रही हैं ताकि दिन भर किसी तरह काम चल सके। वहां के लोगों का कहना है कि खाना बनाने से पहले उन्हें सोचना पड़ता है कि क्या पानी बचेगा। यानी अब इंसान के लिए बुनियादी जरूरत का पानी लग्जरी बन गया है। और ये संकट सिर्फ सूखे की वजह से नहीं है, बल्कि गलत शहरी योजना, अत्यधिक भूमिगत जल दोहन और जल स्रोतों पर निर्भर उद्योगों के कारण और बढ़ गया है। कभी करज नदी के किनारे बसा ये शहर अब सूखे की दरारों से घिर गया है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। जब हम जलवायु की बात करते हैं तो युद्ध को अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, जबकि युद्ध और प्रदूषण दोनों मिलकर धरती को दोहरी तबाही दे रहे हैं। जब किसी देश में बम गिरता है तो सिर्फ इमारतें नहीं टूटती, बल्कि हवा, मिट्टी और पानी में जहर घुल जाता है। ईंधन, बारूद और रासायनिक हथियार पर्यावरण की पूरी संरचना को बर्बाद कर देते हैं। ईरान के ऊर्जा मंत्री अब्बास अली अबादी ने हाल ही में कहा कि इजराइल के साथ हुए युद्ध में तेहरान की जल संरचनाएं बुरी तरह नष्ट हो गईं। यानी युद्ध सिर्फ सीमाओं का नहीं, बल्कि प्रकृति का भी हत्यारा है। यही कहानी यूक्रेन और गाजा की भी है, जहां बारूद के धुएं ने हवा को जहरीला बना दिया। मिट्टी में भारी धातुएं मिल गईं, जंगल जल गए और नदियां प्रदूषित हो गईं। ऐसे में तेहरान का उदाहरण साबित करता है कि युद्ध और जलवायु संकट अब एक दूसरे से अलग नहीं रहे। जब धरती का तापमान बढ़ता है तो पानी घट जाता है, और जब पानी घटता है तो भू राजनीति भड़क उठती है। ये एक ऐसा दुष्चक्र बन चुका है जो इंसान और धरती दोनों को अपनी गिरफ्त में ले रहा है। तो सवाल ये है कि क्या इंसान अब धरती से ही युद्ध लड़ रहा है? और अब लौटते हैं उसी COP30 की ओर, जहां से ये पूरी चर्चा शुरू हुई थी। 1992 में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा बनाई गई ये संधि धरती को जलवायु आपदा से बचाने के लिए निर्मित हुई थी। इस साल की बैठक खास इसलिए है क्योंकि ये उसी ब्राजीलियाई शहर में हो रही है जहां ये पहल 33 साल पहले शुरू हुई थी।
एजेंडा भी वही है, तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री तक सीमित रखना और जलवायु वित्त पर सहमति बनाना। विकासशील देश चाहते हैं कि अमीर देश हर साल कम से कम 1.3 ट्रिलियन डॉलर की मदद करें ताकि वे हरित ऊर्जा में निवेश कर सकें, लेकिन अमीर देशों की प्रतिबद्धता अब भी कमजोर है। इस बीच भारत जैसे देश अपने स्तर पर मिसाल पेश कर रहे हैं। 500 गीगावाट से ज्यादा ऊर्जा क्षमता, जिसमें आधे से अधिक गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से है। यानी भारत विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाए रखने की हर कोशिश कर रहा है। COP30 दुनिया को याद दिलाने आया है कि अगर अब भी हम नहीं चेते तो तेहरान कोई अपवाद नहीं रहेगा। वो हर देश की कहानी बन सकता है, क्योंकि तेहरान का सूखना, दिल्ली का दम घुटना और दुनिया का गर्म होना, ये सब कोई इत्तेफाक नहीं है। ये संकेत है कि धरती अब और नहीं सह पाएगी। अगर अब भी दुनिया नहीं संभली तो अगली बार जो शहर पानी खोजेगा वो शायद हमारा अपना होगा, क्योंकि जब प्रकृति बदला लेती है तो वो किसी से दोस्ती नहीं करती।